गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग इम्यूनोलॉजी चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 इनेट इम्यूनिटी, लेक्चर 2 अडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लेक्चर 3 इम्यूनी सिस्टम एंड इम्यूनी रेस्पॉन्स। इसको अगर देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, बहुत कुछ। तो अब हमें लेक्चर 4 में पढ़ेंगे इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर, एंड यही होगा हमारा आज का लेक्चर। ठीक है बच्चे, अब हम जब डिस्कस करेंगे इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर क्या होता है ना, हमारे पास जो इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर होता है ये जनरली 3 तरीका से, जनरली हमारे सिलेबस के हिसाब से कह रहा हूँ, तो 3 तरीका से जो होता है हमें इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। तो 3 तरीका क्या क्या होता है? पहला नाम होता है इम्यूनी डेफिशिएंसी, पढ़ाऊंगा। ऑटो इम्यूनी डिजीज में पढ़ाऊंगा, एंड लास्ट पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस 3 तरीका से हमने इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर को पूरा कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे इम्यूनी डेफिशिएंसी को। यह है इम्यूनी डेफिशिएंसी टॉपिक। होता क्या है इम्यूनी डेफिशिएंसी बच्चा? यह है इम्यूनी डेफिशिएंसी का मतलब है कि जनरली इम्यूनी डेफिशिएंसी या इम्यूनो सिस्टम डेफिशिएंसी occur in our body during 3 conditions, like first condition is during accident, second condition is during the infection, कोई बीमारी आ गया तो, थर्ड कंडीशन होता है कि आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ हो जाता है म्यूटेशन। ये 3 तरीका से हमारे बॉडी में क्या होता है ना, इम्यूनी का जो डेफिनेशन होता है इम्यूनी डेफिशिएंसी हो जाता है। यानी इम्यूनी डेफिशिएंसी जो होता है जनरली अकर इन आवर बॉडी, इम्यूनी डेफिशिएंसी अकर इन आवर बॉडी इन 3 वेज। फर्स्ट कौन सा पॉइंट दे रहा हूँ, 3 तरीका से डेफिशिएंसी होता है। पहला नाम देता हूं डेफिशिएंसी का ड्यूरिंग एक्सीडेंट, फिर दोबारा भी हमारा इम्यूनिटी का जो कमजोर हो जाता है हमारे बॉडी में ड्यूरिंग एक्सीडेंट, किसी तरीका का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन, या एक्सीडेंट इन्फेक्शन के अलावा नेचुरल तरीका से बॉडी में कभी कभी म्यूटेशन होता है, उसके वजह से भी इम्यूनिटी का डिफिशियंसी होता है हमारे बॉडी में। तो ये 3 तरीका होता है। कैसे ना, अगर जब एक्सीडेंट होता है बहुत सारे खून निकल जाता है बॉडी से, खून के अंदर में WBC होता है यानी न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं, वो सारे चीज जब वो निकल जाता है काफी हद तक, तो अपने बॉडी के अंदर में इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। अंडरस्टैंड, रियलाइज हुआ? इन्फेक्शन जब होता है, जब वो कोई फॉरेन पैथोजन एंट्री करता है, इनफैक्ट हमारे बॉडी में जो बनी बनाई एंटीबॉडी पहले से होता है वो काम में लग जाते हैं, तो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर वो खत्म होते हैं तो बॉडी दोबारा बनाता है। बॉडी अपने आप को फिर रिकवरी और मेंटेन करने के लिए कुछ दिन समय लेता है, लेकिन एट द इनिशियल मोमेंट फटाफट जो होगा, जो इन्फेक्शन की वजह से हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम होता है, एंड म्यूटेशन के द्वारा होता है। म्यूटेशन हो के भी हमारे अगर T सेल्स B सेल्स बन नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीका से, उसके वजह से भी म्यूटेशन डेफिशिएंसी होता है इम्यूनिटी के अंदर में। तो ये जो इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर के अंदर में जो डेफिशिएंसी होता है हमारे इम्यूनो सिस्टम 3 तरीका के वजह से, इन डेफिशिएंसी को हम किस तरीका से पढ़ेंगे, यानी कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का नाम हमें अगर देंगे, पहला एग्जाम्पल को नाम देंगे एड्स। एड्स एक बीमारी होता है जो इम्यूनिटी बॉडी के अंदर में कम होने की वजह से होता है। बेटा एड्स एक रियल में अगर देखा जाए डिजीज के अंदर में पढ़ाऊंगा भी कि एड्स इज नॉट ए सिंगल डिजीज, नो, एड्स इज ए एग्जैक्टली एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम्स मतलब मैनी सिम्टम्स, इम्यूनी डेफिशिएंसी मतलब इम्यूनी डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड जो आपका पहले से बनी, मतलब जो आपके बॉडी के लाइफ टाइम के अंदर में जो इम्यूनिटी था वो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगा। लेकिन इम्यूनो डेफिशिएंसी होने के बाद सिंड्रोम आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एड्स इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए कंडीशन ऑफ द बॉडी व्हेन
immunity system या immune systems are decreased so that body get susceptible to multiple opportunistic infection. बहुत सारे इन्फेक्शन बॉडी को आने वाला होता है। एक ऐसा टाइम होगा बॉडी के अंदर में जिस टाइम पे इम्यूनो सिस्टम्स कम हो जाएंगे, उसके वजह से बॉडी के अंदर में जब मल्टीपल इन्फेक्शन होने वाला होता है उस कंडीशन का नाम होता है एड्स। सिंपल है कि नहीं है, बाकी एड्स कॉज्ड बाय इनिशियली ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। तो इसके बारे में हमें एड्स के पूरे टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। पूरे टॉपिक को एक क्लास दूंगा, एड्स पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमें ये जो आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल 2, ये 1 था। एग्जाम्पल 2 का नाम होता है, क्या होता है ना, स्कीड। ये आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा पढ़ा होगा। स्कीड क्या होता है ना, इट इज ए सीवियर कंबाइंड इम्यूनी डेफिशिएंसी डिजीज। सीवियर कंबाइंड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सीवियर कंबाइंड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या होता है ना, हमारे बॉडी में ये एक म्यूटेशन रिलेटेड डिजीज है। जब हमारे बॉडी में म्यूटेशन के वजह से आई थिंक क्रोमोसोम नंबर 20 के म्यूटेशन होता है, जब म्यूटेशन होता है उसके वजह से हमारे बॉडी में एक जीन है जिसका नाम है एडीए प्रोड्यूसिंग जीन, जिसका नाम होता है एडीए प्रोड्यूसिंग जीन, राइट। व्हाट इज एडीए? एडेनोसाइन डी अमीनेज। एडेनोसाइन डी अमीनेज एक एंजाइम है जो पर्टिकुलर जीन से बनता है। जीन से बनता है एंजाइम, एंजाइम का नाम एडीए। जब वो जीन म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन होने के बाद तो क्या हो जाता है ना, एडीए बना नहीं पाता है, एडीए नहीं बनेगा। अगर एडीए नहीं बनेगा तो हमारा बॉडी के अंदर में इम्यूनो सिस्टम्स वीक हो जाएगा। यानी कोई जीन होता है जो हमारा बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, लेकिन जब जीन म्यूटेशन द्वारा ब्लॉक हो जाता है, एंजाइम नहीं बनाता है जीन, उसके वजह से हमारा इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एंड उसी डिजीज का नाम स्कीड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। इसका डिटेल्स कहानी बायोटेक्नोलॉजी में है। कैसे एक 4 साल के लड़की के अंदर में एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको हमें पेशेंट थेरेपी कहते हैं। ये अलग सिस्टम था। अगर सुनोगे तो जल्दी से 1 मिनट में बता देता हूँ कि कैसे न 4 साल के लड़की के बोन मैरो से जो बोन मैरो कलेक्ट किया गया था उससे सिंगल सेल को एक्सट्रैक्ट किया गया था। जो सेल्स का म्यूटेशन हो चुका है उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद सुइटेबल जीन, जो म्यूटेंट जीन नहीं है, सुइटेबल जीन को जीन गन मेथड के द्वारा या माइक्रोपिपेट इंजेक्शन के द्वारा उसके अंदर में इंसर्ट कर दिया गया। एंड सही सेल को लेके, जीन का घर होता है लोकोस, आपको कोई ले गया होगा फिर आके छोड़ दिया होगा तो आप अपने घर चले जाते हो। ठीक उसी तरीका से कोई एक सुइटेबल जीन यानी परफेक्ट जीन को हम सेल के अंदर में बम्बार्ड करेंगे तो वो परफेक्ट सेल जीन जाके डिफेक्ट जीन को हटा के अपनी जगह पे लग जाएगा। एग्जैक्टली लगने के बाद उस सेल को लेकर मतलब कल्चर मीडियम में कल्चर किया जाएगा। जो बहुत सारे सेल्स हो जाएगा उसको दोबारा उस लड़की के अंदर में बोन मैरो के अंदर में यानी कमर के पास जनरली ऐड कर देते हैं, बोन मैरो में छोड़ देंगे। तो इसके द्वारा फायदा क्या होगा? इसके द्वारा फायदा ये होगा, वो 4 साल का लड़की पूरी तरह ठीक नहीं होगा क्योंकि उसके बॉडी में खराब वाला सेल भी ग्रो कर रहा है एंड अच्छा वाला सेल भी ग्रो कर रहा है। उसको राहत तो मिल जाता है, राहत तो मिल भी गया लेकिन परमानेंटली ठीक नहीं हुआ। यही होता है पेशेंट थेरेपी। हालांकि इतना बायोटेक्नोलॉजी में था वो। तो स्कीड यही होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, एडीए डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दिस इज ए काइंड ऑफ म्यूटेशन रिलेटेड डिजीज। तो यही जो कहानी हमने अभी पढ़ा कि एड्स एंड स्कीड, ये एड्स एंड स्कीड आर नथिंग बट द इम्यूनी डेफिशिएंसी डिजीज। समझ आ गया? तो यही टॉपिक ये था। नेक्स्ट में हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक हमारा ऑटो इम्यूनी डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है। मैंने बोला था कि हमारा जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास है ट्रेनिंग होता है लिम्फोसाइट्स का, बी एंड टी का। बोन मैरो वाला सेल्स जो बनाया था, टी जो थाइमस में मैच्योर होता है वो जाके भी लिम्फोइड ऑर्गन में पूरी तरह मैच्योर यानी ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग का मतलब मैंने बड़े अच्छे से बताया था तुमको। ट्रेनिंग इज द रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। अगर वो रिकॉग्निशन में कहीं पर भी दिक्कत हो जाता है ट्रेनिंग के अंदर में,
मान लीजिए तुमको बताया गया कि ये मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला है, इसको लगाना है, आप जाके गलत फॉर्मूला लगा देते हो, तो यानी आप ट्रेनिंग फेल हो गए हो। एग्जैक्टली ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि कौन सा अपना बॉडी का सेल सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल। तो सेल्फ नॉन सेल्फ सेल को आइडेंटिफाई करने का मतलब जो ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग में जो इम्यूनोग्लोबिन फेल हो जाते हैं वो गलती से हमारे बॉडी के सेल को भी मारने लग जाते हैं। यही होता है ऑटो इम्यूनो डिजीज। कभी कभी घर का कुत्ता खुद को भी काट लेता है, राइट, वो गलती से भी हो जाता है, या गलती से कहें या कैसे भी कहें, तो घर का कुत्ता कभी कभी खुद को काटता है। जो हमारा बॉडी के इम्यूनिटी वो हमारे कुत्ते जैसा है बॉडी के लिए, वो गेट कीपर होता है, वो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, जैसे कुत्ता घर के चोरी से बचाता है एग्जैक्टली। लेकिन कभी कभी कुत्ता काट लेता है अपना घर का, एग्जैक्टली हमारा इम्यूनी सिस्टम कभी कभी हमें बीमार कर देता है, हमारे सेल्फ सेल को जाके डिस्ट्रॉय करता है, यानी उसको ट्रेनिंग सही से मिला नहीं लिम्फोइड ऑर्गन के पास, एग्जैक्टली। तो ये ऑटो इम्यूनो डिजीज जो होता है किस किसी इम्यूनोग्लोबिन से बनता है, ये ऑटो इम्यूनो डिजीज किस किसी इम्यूनोग्लोबिन से बनता है ना। सबसे पहले अगर हमें देखेंगे इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है ना, हमें IgM एंड IgG। मैंने इम्यूनोग्लोबिन 5 बताया था, MADG, MADEG, IG तो सब में कॉमन है। तो M एंड G जो बड़ा G है, तो ये दोनों जो होते हैं जनरली ऑटो इम्यूनो डिजीज करता है, राइट। ऑटो इम्यूनो डिजीज करता है IgM एंड IgG, ये दोनों ऑटो इम्यूनो डिजीज क्रिएट करते हैं। ये जाके क्या क्या काम करते हैं ना, ये हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। हमारे सेल्स को डैमेज करने से बहुत सारे किस्म के डिजीज होने लग जाता है। कैसा कैसा डिजीज होता है ना, ये हमारा यही दोनों इम्यूनोग्लोबिन डिजीज को मारने के बजाय अपनी सेल को मारते हैं। तो डिजीज का नाम, पहला नाम क्या हो जाता है ऑटो इम्यूनो डिजीज में, इसको भी हमने एक तरीका से मैड द्वारा डिनोट करते हैं, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस 2 नंबर का डिजीज का नाम हो जाता है ए, यानी आपका आर्थराइड्स, यानी रिमाटॉइड आर्थराइड्स। रिमाटॉइड आर्थराइड्स, रिमाटॉइड आर्थराइड्स, ठीक है। ये जो रिमाटॉइड आर्थराइड्स 3 नंबर में था, तो 4 नंबर के पास अगर जाएंगे 3 नंबर में देखेंगे एक MAD आर्थराइड्स था। डी मतलब जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल डायबिटीज, यानी ये 3 जो मेन डिजीज होता है, ये ऑटो इम्यूनो डिजीज होता है। थोड़ा सा सुन लेते हैं व्हाट इज तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बेटा मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब आपके नर्वस सिस्टम के डैमेज होना, ठीक है। सेंट्रल में डैमेज होगा तो ब्रेन खराब हो जाएगा, और बाकी पेरिफेरल में डैमेज हल्का हल्का होगा तो आपके मसल वीकनेस आएंगे, नम्बनेस वगैरह क्रिएट होगा, हाथ वगैरह झंझनाहट क्रिएट हो जाएगा, एंड सुई फोड़ने जैसा कंडीशंस अराइज हो जाएगा। तो ये होता है प्रिलिमिनरी सिम्टम्स नर्व को ठीक करने, नर्व डैमेज होने का सिम्टम। अगर आपके बॉडी में कहीं ना कहीं, देखो ऐसा तो नहीं है, कभी ना कभी ये नर्व सेल को डैमेज कर रहा होगा, हल्का हल्का कर रहा होगा, फिर आप अगर बच्चे एज कम है तो फिर वो रीजनरेट हो रहा होगा। लेकिन अगर लंबे समय तक ये अगर डैमेज करेंगे तो खराब है। और बड़ी बात होता है, अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी होता है, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का माइलिन शीट को डैमेज कर देगा, जिसके वजह से आपका जो मैसेज ट्रांसफर का जो बाईपास होता है वो खराब हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात होता है कि आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप जरूर B12 का गोली, साइनोकोबालामिन बोलते हैं, या कोई मिकोबालामिन बोलता है, कोई मेगानोरन बोलता है, तो किसी तरीका से मेडिसिन से आप लेके, अगर वेजिटेरियन हो हर साल कम से कम 1 पत्ता जरूर खा लो, अगर 30 से उम्र कम है तो। उसके बाद होगा तो हर साल एक एक पत्ता खाना जरूरी है, या डॉक्टर कंसल्ट करके खाना है। चलिए, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है नर्व डैमेज वाला, ये आपका नर्व को डैमेज करता है। ये बहुत कुछ खराब चीज होता है। ये क्या होता है कि पैर में वीकनेस आएगा, हाथ में वीकनेस आएगा, एंड बहुत कुछ कंडीशंस क्रिएट कर देगा। एंड आपका अगर ऑप्टिक नर्व खराब हो जाएगा तो आंखों में धुंधला दिखेगा, कान को सुनाई नहीं देगा, ये बहुत कुछ क्रिएट कर देगा कंडीशन, समझ जाओ। रिमाटॉइड आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है। ये जाके जब सेल को डैमेज करता है, यानी बॉडी के अंदर में
इन्फ्लामेटरी कंडीशन होगा, सूजन हो जाएगा, पेन हो जाएगा, बॉडी के अंदर में इन्फ्लामेटरी कंडीशन होंगे, पेन होंगे, और क्या क्या कंडीशन हो जाएंगे, और मतलब स्वेलिंग होगा, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगे, एंड इस तरीका से ये रिमाटॉइड आर्थराइटिस का कंडीशन आएगा। कहीं पर भी जॉइंट के अंदर में सूजन हो जाएगा, एंड क्या बोलते हैं मूवमेंट में दिक्कत होगा। ओके, जुवेनाइल डायबिटीज, यानी जुवेनाइल मतलब बायोलॉजी में कहते हैं छोटा बच्चा, यानी जुवेनाइल का मतलब यानी मैच्योर होने से पहले वाले स्टेज। जुवेनाइल मतलब बिलो 30, इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, यानी छोटे बच्चों में हुआ। छोटे बच्चे यानी इवन 2-3 साल का भी हो सकता है, 10-12 साल का भी हो सकता है, 15-20 साल का भी हो सकता है जुवेनाइल डायबिटीज में। तो जुवेनाइल डायबिटीज के अंदर में वही होगा, सेम सिम्टम्स अराइज हो जाएंगे। आपको टायर्डनेस लगेगा, आपको क्या बोलते हैं बार बार भूख लगेगा, पेशाब लगेगा, ये सब कंडीशंस जो नॉर्मल डायबिटीज का होता है वो 11th फिजियोलॉजी में कराया गया था। अब ये जुवेनाइल डायबिटीज क्यों होता है ना, हमारा यही दोनों इम्यूनोग्लोबिन जाके गलती से बीटा सेल को डैमेज कर देते हैं। पैंक्रियास का जो आइसोलेटर को लांगरहांस साइंटिस्ट के हिसाब से जो उन्होंने तीनों सेल्स बनाया था, अल्फा बीटा एंड डेल्टा, तो अल्फा छोड़ो, बीटा छोड़ो, गामा छोड़ो, डेल्टा छोड़ो, बीटा को डैमेज कर दिया। 75% बीटा सेल्स होते हैं जो इंटरनल जो क्या बोलते हैं एंडोक्राइन हार्मोन्स जो बनाते हैं आइसोलेटर लांगरहांस से, तो उसको बीटा सेल डैमेज करने की वजह से जो बीटा सेल बनाता था इंसुलिन, वो बना नहीं पाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन काफी शॉर्टेज पड़ जाएगा शुरुआत से ही, तो ये डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से ये हो गया हमारा किस टॉपिक के बारे में ना, इसको हमें ये बोलते हैं कि ऑटो इम्यूनो डिजीज। मेन ये 3 डिजीज होता है, समझ आ गया। 3 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी इसका दूसरा नाम होता है एलर्जिक रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी का दूसरा नाम क्या बोल दूंगा मैं, इसका नाम हो जाएगा एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन, इसका दूसरा नाम हो जाएगा एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी। इस प्रोसेस को जब हमें समझेंगे, थोड़ी सी डायग्राम करके समझना पड़ेगा ना, कैसे होगा हाइपर सेंसिटिविटी। सबसे पहले आपको हाइपर सेंसिटिविटी तभी होगा, कभी कभी आप कभी खेलने गए होंगे, 2-4 दोस्त खेलने गए होंगे, एंड सपोज खेलते खेलते कहीं ड्रेन में गिर गए, तो गिर के सब अपने अपने घर आए, तो एक बच्चा को एलर्जी हुआ, बाकी बच्चा को हुआ नहीं। इसका मतलब ये है जिसको एलर्जी हुआ उसके बॉडी में हिस्टामाइन की प्रोडक्शन हुए, जिसका नहीं हुआ उसके बॉडी के अंदर में हाल ही मतलब फिलहाल में अगर वो कुछ दवाई वगैरह लिया होगा, उसके बॉडी में एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स का जो कंटेंट अगर पहले से प्रेजेंट होगा, तो वो हिस्टामाइन प्रोडक्शन को वहां पर उसके बॉडी रेजिस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको एलर्जी नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली सेम सब्सटेंसेस से किसी को एलर्जी देता है तो दूसरे को एलर्जी नहीं देता है। तो कहानी हमें शुरू करेंगे, टेक्निकली लिखेंगे कि एलर्जीन। व्हाट इज एलर्जीन, यानी यहां पर मैं कहता हूं एलर्जीन। एलर्जीन्स क्या होता है ना, एलर्जीन इज ए फॉरेन मटेरियल। मान लीजिए पोलन, किसी डस्ट या कोई भी हल्का फुल्का अगर रुई से भी किसी को एलर्जी हो जाता है, किसी मेडिसिन से किसी को एलर्जी हो जाता है, तो एनी फॉरेन सब्सटेंसेस से व्हेन इनटेक body does not respond this medicines or foreign substances, rather it creates hypersensitivity, it creates abnormal reactions, that is called allergen। जो foreign substances को allergen कहते हैं। जब वो allergen हम लेते हैं तो allergen जाके बॉडी के अंदर में तुरंत क्या बना देगा, इम्यूनोग्लोबिन ई। ये इम्यूनोग्लोबिन ई बॉडी में सबसे कम बनता है, लेकिन इसका 2 काम होता है, ये एलर्जी करवाता है, हेलमिंथिक डिजीज को प्रिवेंट करता है, राइट। ये बात मैंने बोला था, लेकिन बहुत कम बनता है। अब सबसे पहले जब हमारा कांटेक्ट, स्किन कांटेक्ट में या बॉडी में कहीं भी पानी पी लिया एलर्जी हो गया, कोई कहीं पर आंखों में कुछ चला गया एलर्जी हो गया, तो एनी फॉरेन सब्सटेंसेस व्हेन केम इन कांटेक्ट इन योर बॉडी, दैट इज दिस फॉरेन सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलर्जिन। ड्यू टू एलर्जिन बॉडी प्रोड्यूसेस IgE। ओके, जो IgE बॉडी ने बना दिया, ये IgE जाके लगेगा किससे, एसोसिएट कर जाएगा। कहां पर एसोसिएट करेगा, बॉडी के अंदर में बना, एसोसिएट विथ कनेक्टिव टिश्यू, विथ कनेक्टिव टिश्यू सीटी, कनेक्टिव टिश्यू में एसोसिएट कर गया, राइट। कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या होता है, बासोफिल, न्यूट्रोफिल, या हमें कहते हैं जनरली और भी कनेक्टिव टिश्यू हमें कहते हैं मास्ट सेल,
तो ये कनेक्टिव टिश्यू में एक होता है, कनेक्टिव टिश्यू का नाम होता है मास्ट सेल। तो ये मास्ट सेल में जब एसोसिएट हो जाएगा तो मास्ट सेल डैमेज हो जाएगा। ये जो डैमेज्ड मास्ट सेल होता है, डैमेज्ड मास्ट सेल्स होता है, ये क्या बनाएगा? हिस्टामाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? हिस्टामाइन बनाएगा। डैमेज्ड मास्ट सेल प्रोड्यूसेस हिस्टामाइन। डैमेज्ड मास्ट सेल प्रोड्यूसेस हिस्टामाइन। अब हिस्टामाइन बनाने के बाद खेल शुरू हो जाएगा। हिस्टामाइन जनरली एलर्जिक रिएक्शन करता है, इसी का नाम है हाइपर सेंसिटिविटी। ये क्या कर देगा? हिस्टामाइन कॉजे से एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, हिस्टामाइन कॉजे से एलर्जिक रिएक्शन से द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। बॉडी हाइपर हो गया किसी फॉरेन पार्टिकल के बिहाफ के ऊपर अगेंस्ट में, राइट? इसको बोलते हैं हिस्टामाइन की वजह से बॉडी एलर्जिक रिएक्शन कर दिया। अच्छा, ये जो हिस्टामाइन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन कर दिया, इसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसके सिम्टम या कैसा कैसा डिजीज होता है एग्जाम में आता है, कौन सा डिजीज होता है जो करता है यानी हाइपर सेंसिटिविटी का डिजीज। सबसे पहला नंबर, एक नंबर में अगर मैं बताऊं, दिस इज कॉल्ड रनिंग नोज। रनिंग नोज, आपके नाक से हमेशा पानी बहता होगा, छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये होता है रनिंग नोज। रनिंग नोज के बाद 2 नंबर पे कभी कभी क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, वाटरी आईज। रनिंग नोज, वाटरी आईज, ठीक है। 3 नंबर में हमें कहेंगे इचिंग, बार बार अगर खुजली वगैरह, इचिंग। 4 नंबर पे अगर हमें जनरली देखेंगे, इचिंग के बाद में आपके बॉडी के अंदर में रैशेस वगैरह पड़ जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रैशेस हो जाएंगे। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया। अच्छा एग्जाम्पल जो होता है, जो एग्जाम में आए हुए हैं। 4 के बाद 5 नंबर में आता है गैस्पिंग। 6 नंबर पे आता है आपके अस्थमा डाल सकते हैं, अस्थमा। और 7 नंबर में इंपॉर्टेंट कई बार आए हुए हैं, हे फीवर। 7 नंबर में आता है हे फीवर, ठीक है। तो ये जो हे फीवर, गैस्पिंग एंड अस्थमा, ये सब जो चीजें होते हैं, यही होते हैं आपके हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जिक रिएक्शन का, जो ये सब डिजीज का नाम है। गैस्पिंग मतलब, गैस्पिंग को आप हिंदी में बोलते हैं हाँफना मतलब आपका सांस जाएगा, मतलब आप सांस लेने के लिए बेचैन हो जाओगे, है ना। इन ओडिया इसको बोलते हैं दही सही। तो गैस्पिंग जो होता है, इस तरीका से हमें गैस्पिंग मतलब आपके मतलब ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम हल्का सा खराब होगा, आप सांस लेने की ज़्यादा कोशिश करते रहोगे। अस्थमा भी एक किस्म का रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, उसमें से बलगम डिपॉजिट रहता है आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो सांस लेना भी दिक्कत होता है। हे फीवर भी एक आपका डिजीज होता है जो हमारे इम्यूनो सिस्टम डिसऑर्डर में आता है, यानी हे फीवर भी हम लोगों का हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन के अंडर में आता है। अगर हमने इस बात को देखेंगे कि कैसे ठीक करते हैं, कुछ मेडिसिन फेडिसिन है ना नहीं, इसकी मेडिसिन फेडिसिन का बात जो होता है, जनरली लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं एड्रेनालिन ट्रीटमेंट के लिए एड्रेनालिन लेते हैं, या स्टेरॉयड हार्मोन्स वगैरह लेते हैं, स्टेरॉयड्स लेते हैं। इसके अलावा जनरली सबको पता है एम्फेटामाइन वगैरह जो दवाई वगैरह होता है, इसको एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स जो लेते हैं, इससे भी क्या हो जाता है ना, ठीक होता है एलर्जी की रिएक्शन। तो इस टॉपिक के हमने क्या पढ़ा? इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि कैसे एलर्जिन का मतलब द फॉरेन सब्सटेंसेस होता है, बॉडी में आता है, आईजी इम्यूनोग्लोबिन बनता है, वो कनेक्टिव टिश्यू में एसोसिएट होके कैसे मास्ट सेल को डैमेज करता है, डैमेज्ड मास्ट सेल हिस्टामाइन बनाता है, हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन करता है। ये उसके नाम है, डिजीज का नाम, एंड डिजीज को ठीक करने वाला मेडिसिन ये येलो में लिखा मैंने। तो इस तरीका से हमारा ये खत्म हुआ इम्यूनी सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, वैक्सीनेशन। आपने बुक रटोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, आप भूल जाओगे बाद में। तरीका से सिस्टमेटिकली मैं बता दूंगा वैक्सीनेशन, एंड बढ़िया से बता दूंगा
ड्रग्स एंड अब्यूज। 2 लेक्चर अलग अलग कर दूंगा, आप तब तक देखते रहो उड़ीसा वाला विद्यासागर के चैनल। थैंक यू।